नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला है देवभूमि समाचार का, तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सिद्धबली मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण के लिए विशेष प्रार्थना की। मुख्यमंत्री धामी का मानना है कि आस्था और भक्ति से ही समाज में शांति और समृद्धि आती है और उन्होंने सभी नागरिकों के लिए खुशहाली और विकास की कामना भी की है। इंद्रो विदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो हरितनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पया पृथिव्यां पया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणेश जोशी के 69वें जन्मदिन के मौके पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के आर्मी कैंट क्षेत्र स्थित भद्रकाली मंदिर में पहुंचकर स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की और दर्शन भी किए हैं। इसी के साथ आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पूर्व सैनिक हैं और एक सैनिक की तरह ही राजनीति में भी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। मंत्री जी हमारे सैनिक हैं और इन्होंने पूरे जीवन भर जो है शुरुआत सेना से करी, आज अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये मंदिर हमारा बहुत सिद्ध मंदिर है, माँ की कृपा यहाँ पर बरसती है। मुझे पहले भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। आज फिर से यहाँ पर आशीर्वाद लिए सभी की स्वस्थ रहने की, सभी की सुखी रहने की, समृद्ध रहने की, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करें, आत्मनिर्भर बने, हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, मां से प्रार्थना की। आगे बढ़ने के लिए खबर की ओर आपको बता दें, हरिद्वार में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर अब सिर्फ चालान ही नहीं बल्कि जागरूकता के जरिए भी प्रशासन सख्ती बरत रहा है। रोड सेफ्टी माह के तहत परिवहन और आबकारी विभाग ने संयुक्त अभियान यहां पर शुरू किया है। सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से हरिद्वार में सभी शराबों के ठेकों पर डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव की चेतावनी के बैनर भी यहां पर लगाए गए। परिवहन विभाग का कहना है कि शराब पीकर वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि ये सीधे तौर पर जानलेवा भी साबित होता है। सुरक्षा माह चल रहा है भारत सरकार की तरफ से, तो उसके ही अंतर्गत हम लोग विभिन्न तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत हमने जो एक्साइज विभाग के साथ मिलके जितने भी हमारे यहाँ पे वाइन शॉप्स हैं, उन सारे शॉप्स पे हमने बैनर लगवाए हैं कि ड्रिंक और ड्राइव ना किया जाए, उसमें क्या दंडात्मक कार्रवाई है और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ताकि ये अवेयरनेस जाए कि नशे की हालत में वाहन का संचालन ना किया जाए लोगों के द्वारा। तो आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का 69वां जन्मदिन है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री धामी देहरादून के आर्मी कैंट क्षेत्र स्थित भद्रकाली मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की है और मंदिर में दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने गणेश जोशी पूर्व सैनिक रह चुके हैं और जैसे सैनिक अपने दायित्व निभाते हैं, वैसे ही राजनीति में भी अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मंत्री प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जनहित और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में हमेशा आगे रहते हैं।
इसके लिए भारत सरकार में समय समय पर हम लोगों ने अपना निवेदन किया है कि राज्य की जो हमारी आबादी है, जनसंख्या है, उस आबादी से लगभग 8-10 गुना ज़्यादा आबादी का हमें फ्लोटिंग पॉपुलेशन का आने वाले लोगों का हर प्रकार से उनका इंतजाम करना होता है, उनके लिए व्यवस्थाएं करनी होती हैं। तो भारत सरकार जो भी हमको ग्रांट दे, भारत सरकार जो भी हमको सहायता करे, उन सब का भी ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ पर चार धाम यात्रा चलती है, हर साल कांवड़ यात्रा होती है, अभी कुंभ मेला हमारा प्रस्तावित है, इसके अतिरिक्त आदि कैलाश यात्रा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा भी हमारे राज्य में होती है। विशेष पर्वों पर और विशेष स्थानों पर हमारे यहाँ वर्ष भर माँ पूर्णागिरी के स्थान पर भी 30-40 लाख लोग प्रत्येक वर्ष आते हैं। अब जागेश्वर धाम में बड़ी संख्या आने लगी है, हेमकुंड साहब जाने वालों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है, आदि कैलाश जाने वालों की संख्या बढ़ गई है। चार धाम यात्री पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गए हैं और प्रत्येक वर्ष उनकी संख्या बढ़ रही है। हरिद्वार ऋषिकेश में हर महीने कोई न कोई पर्व, कोई न कोई ऐसा दिन विशेष आता है कि लोग बड़ी संख्या में आते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटन की दृष्टि से भी एक शीतकालीन यात्रा जो हमने प्रारंभ की है, उसके कारण से भी लोगों का आवागमन काफ़ी बढ़ा है। तो उस दृष्टि से हमारा ध्यान रखा जाना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, कल मैंने आप लोगों के साथ बात करी थी और जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रगति पोर्टल देश के अंदर डिजिटल इंडिया अभियान के तहत शुरू किया था, जिसमें पूरे देश के सभी प्रोजेक्ट उनकी समीक्षा होती है। हमारे राज्य की भी 42 परियोजनाएं इस प्रगति पोर्टल के माध्यम से उनकी समीक्षा हो रही है, जिसमें लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए जिनकी धनराशि है। तो इतना सारा हमको पहले से ही मिले हुए हैं। हर राज्य को केंद्र की कोई भी योजना होती है तो उसमें हमको अवश्य रूप से सम्मिलित किया जाता है। प्रधानमंत्री जी और भारत की सरकार हमेशा हमारा ध्यान रखती है। अभी शासकीय के जो पैसा मिला है, स्पेशल विशेष जो सहायतित योजनाएं हैं, उनमें हमको बहुत बड़ी राशि मिली है और लगातार भारत सरकार ने हमको दिया है। तो इस बार के बजट से भी हमको हमेशा से उम्मीद है, उम्मीद से बढ़कर हमको मिलता है, तो इस बार भी हमको उम्मीद से बढ़कर मिलेगा। फ्लोटिंग तो केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर आम जनता के साथ साथ व्यापारी वर्ग को भी बड़ी उम्मीदें लगी हुई हैं। उम्मीद इस बात की है कि इस बजट में उनके लिए राहत का पैकेज आएगा और इस राहत के पैकेज से जनता को भी राहत मिलेगी या नहीं, ये खैर अपने आप में देखने वाली चीज़ है। तो आपको दिखाते हैं आखिरकार जनता और व्यापारियों के किस तरीके से उम्मीद है हमारी इस खास रिपोर्ट में। जनता और व्यापारियों के बीच जो है यहाँ पर अब किस तरीके से बजट को लेकर अब उम्मीदें टिकी हुई हैं। कल यानी कि 1 फरवरी को रविवार के दिन यहाँ पर जो है बजट आने वाला है। उसी बजट को लेकर आखिरकार कितना उत्साह और कितनी चिंताएं जनता के साथ साथ व्यापारी वर्ग में भी हैं, ये सभी की निगाहें इसी चीज़ पर टिकी हुई हैं। तो इस राहत के पैकेज से जनता को भी जो है राहत मिली है। आपको बता दें कितनी राहत आखिरकार जनता को मिलेगी, ये अपने आप में देखने वाली चीज़ रहेगी। केंद्र सरकार से यहाँ पर जो है सभी की निगाहें इस चीज़ पर टिकी हुई हैं। केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर आम जनता के साथ साथ अब व्यापारी वर्ग भी जो है काफ़ी ज़्यादा खासा उत्साह में दिखाई दे रहा है कि आखिरकार आने वाले समय में जब कल बजट पेश होगा तो ऐसे में उनके लिए क्या कुछ खास यहाँ पर जो है दिखते हुए नजर आ सकता है। केंद्र सरकार का आम बजट आने वाला है और इस बजट से इस बार बहुत सारी उम्मीदें बाजार को भी है, आम जनता को भी है। हमारे साथ देहरादून का व्यापारी वर्ग है जिनसे बातचीत हम करेंगे और जानेंगे कि इस बार बजट को लेकर उनकी कितनी उम्मीदें हैं। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं, सर अपना नाम बता दीजिएगा और दूसरा इस बार बजट से कितनी आपको उम्मीदें हैं, क्या कुछ इस बार बजट में? मेरा नाम अशोक है और बजट से देखिए आम आदमी को बजट से ही बहुत उम्मीदें होती हैं और मैं भी एक दुकानदार हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि बजट से मेरे को भी कुछ उम्मीद लगे। जिस हिसाब से हम दुकानदार हैं, बाजार में ग्राहक नहीं है, सारा ग्राहक ऑनलाइन की तरफ जा रहा है।
तो सरकार को कोई ऐसी ठोस नीति अपनानी चाहिए जिससे बाजारों में रौनक बढ़े, ग्राहक ऑनलाइन ना जाके दुकानदार से सामान खरीदे। अब होता क्या है, ग्राहक आता है ऑनलाइन, हमारी दुकान पे आके सामान देखता है, सब कुछ करता है, हम उसको सब समझाते हैं, लेकिन चला जाता है ऑनलाइन की तरफ। अब दुकानदार उस सूरत में क्या करे, सरकार को कुछ ऐसा चाहिए, या तो ऑनलाइन में टैक्सेस बढ़ा दे और इधर कम कर दे दुकानदार व्यापारी के लिए, तो दुकानदार का भी काम अच्छा चलेगा। तो सरकार से ये अपेक्षा है कि सबका ध्यान रखें और विकास होता रहे, और मैं तो ये चाहूंगा कि सब दुकानदार भी खुश रहे और सरकार भी खुश रहे बस। सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि मार्केट में जो रूमर चलता है कि सरकार व्यापारियों की सरकार है, मंडियों की सरकार है, क्या ये सब चीजें सही है? इस बार लगता है कि उनके लिए कुछ लाभ देंगे? सर, पहले कहा जाता था कि जनसंघ जब से थी और अब भारतीय जनता पार्टी जब से आई है कि व्यापारियों की सरकार है, इसमें हमारे देहरादून में सारे आड़ती जितने हैं सब वो जनसंघी थे और बीजेपी में आज है तो कहते थे उसको व्यापारी की पार्टी है, लेकिन सरकार को व्यापारी के हित में जरूर सोचना चाहिए और ज़्यादा सोचना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। सर आप बताएं, आप तो खुद यूथ है और यूथ में आपकी बात जो रखने की बात तरीका होता है वो भी है। आपको क्या लगता है, क्या इस समय बाजार में होना चाहिए जिससे सबसे बड़ी राहत आप लोगों को मिल सके और वापस वो ग्राहक इस दुकानदारों की ओर लौट पाए? देखो सर, आप मोबाइल इंडस्ट्री में खड़े हो, अभी मोबाइल की मार्केट है यहाँ पर राज प्लाजा, तो यहाँ पर तो मैं राज प्लाजा के हिसाब से यही कहूँगा कि जो मोबाइल फ़ोन्स पर जो जीएसटी 18% है, तो वो कई बार कस्टमर को सूट नहीं करता। मैं आप उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूँ, 1 मिनट के, ये थोड़ी सी स्क्रीन पे नज़र डालेगा, ये जीएसटी कैलकुलेटर है, ठीक है। अगर मैं 10,000 रुपये का कस्टमर के लिए एक बिल बना रहा हूँ किसी भी एक बेसिक मोबाइल फ़ोन का, हाँ 10,000 रुपये का जो फ़ोन है वो भी एक मध्यम वर्गीय बंदा ही लेगा। अब उसमें अगर आप देखो 10,000 रुपये में अगर वो 1,500 रुपये का टैक्स है, अगर 1,500 रुपये जीएसटी है 10,000 रुपये के फ़ोन में, तो उसको बहुत बड़ी चीज़ लगती है। कई बार वो हम पे भी उंगली उठाता है कि भैया 8,500 का क्यों बिल बनाया आपने, ये कम का क्यों बनाया। तो उसका यही रहता है कि लाइक अगर जीएसटी उसमें इंक्लूडेड है, उनको सारा कुछ गाइड करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, लेकिन फिर उनको ये लगता है कि जब सारे टैक्सेस वो दे ही रहे हैं, अगर कोई सैलरी वाला व्यक्ति है, सैलरी में उनकी टीडीएस भी कट रहा है उनका, और उनका आईटीआर भी उनकी कट रही है, कुछ होगा तो 30% या 40% तक भी करता है, तो ये लगता है वहाँ भी दे और यहाँ भी सब तरफ दे, उनको लगता है कि सब तरफ दे। इवन अब तो दवाइयों में भी जीएसटी कैलकुलेट होके आता है, वो एमआरपी पे होती है, फर्क नहीं पड़ता उतना, लेकिन अब जब बिल में बाइफरकेशन होता है तो उनको लगता है कि देखो ये महंगा पड़ रहा है, और अगर महंगा पड़ रहा है तो देखो हर घर की जरूरत है। अब मोबाइल फोन आम चीज हो गई है, अब जरूरत की चीजें, लग्जरी तो वो हो गया जो बहुत महंगे फोन ले रहा है, मतलब ये भी जरूरत की चीज है। इस पर जीएसटी 18% की जगह थोड़ा कम कर दो तो मुझे लगता है कि बेहतर ऑप्शन है। आप बताएगा, आप भी क्या कुछ इस समय चाहते हैं मार्केट में वो चीज हो, इस बजट में वो चीजें वो आए, वो प्रावधान आए जिससे आप लोगों को राहत मिल सके? सर, मेन चीज़ वही है ना कि जो बजट पास करा, जो आने वाला बजट है उसमें इस चीज़ों को ध्यान रखा जाए कि जो निम्न वर्ग के व्यापारी हैं, निम्न वर्ग के जो छोटे तबके के लोग हैं, उनको इस चीज़ में राहत मिलना चाहिए। अब जैसे नॉर्मल से एक बात करें भी जीएसटी को लेके, जो छोटे दुकानदार हैं जिनका 1% कंपोजिशन जीएसटी वाले हैं, उनमें सरकार की तरफ 75 लाख की लिमिट होती है। बट आज के टाइम में हर चीज़ ऑनलाइन, हर कस्टमर 10 रुपये की भी सिगरेट भी ले रहा है तो भी ऑनलाइन पे कर रहा है, 5 रुपये का कोई सामान ले रहा है तो ऑनलाइन पे कर रहा है, 50,000 का कोई ले रहा है तो ऑनलाइन पे कर रहा है। तो इस चीज़ को लेके सरकार को या तो देखना चाहिए कि जो 75 लाख रुपए की लिमिट कर रखी है उस चीज़ को थोड़ा सा उनको इंक्रीज करना चाहिए। अगर हर चीज़ ऑनलाइन करी जा रही है, सारी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करी जा रही है, ई ट्रांजेक्शन में हर चीज़ हो रही है, तो इस चीज़ में थोड़ी सी राहत देना चाहिए। 75 लाख की लिमिट अगर देखी जाए तो नॉर्मल 4 से 5 महीने में इंसान की पूरी हो जाती है, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को थोड़ा सा सरकार बढ़ाती है तो और थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी मार्केट में आएगी, लोगों को और जो टैक्स चोरी हो रही है उस चीज़ों से बचेगा। आज के टाइम में लोग क्या करता है कि लोग अपने अकाउंट में पैसा लेने से डरते हैं। सरकार पहले बोलती है कि आप अकाउंट में पैसा लो, जब अकाउंट में पैसा लिया जाता है, आप अक्सर न्यूज़ देखते हैं कहीं किसी गोलगप्पे वाले को, चाट वाले को इनकम टैक्स नोटिस आ रहे हैं, पहले तो बोला जाएगा कि आप अकाउंट में पैसा लो, जब हम अकाउंट में पैसा लेंगे तो फिर नोटिस आ जाएगा। तो ये दोगली राजनीति ना होके एक चीज़ रखी जाए कि अगर या तो फिर सरकार लिमिट बढ़ाए या तो फिर उस चीज़ को क्लियर करे कि हम कितना अमाउंट में पैसा ले रहे हैं, तो इस चीज़ में क्या चीज़ होना चाहिए। तो इस चीज़ को एक ट्रांसपेरेंस वो करनी चाहिए और बजट ऐसा पास करे कि जो हर वर्ग के लोगों के लिए हो। ऐसा नहीं कि उद्योगपतियों को आप छूट दे दो, गरीबों को आप पकड़ कर निचोड़ लो, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा बीजी, आपने तो बहुत सारे बजट देखे हैं, इतना लंबा समय आपका अनुभव हो गया, क्या लगता है अब उन बजटों में फर्क देखना है? यानी आम आदमी का बजट जो कहा जाता था वो आम आदमी पीछे छूट गया? नहीं, बिल्कुल, ये जो बजट लगातार मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, अभी आम आदमी का बजट नहीं रह गया, ये कुछ लोगों का बजट रह गया। आम आदमी तो केवल मरने के लिए, पिसने के लिए, कटने के लिए रह गया है। अब आप यहाँ आए हैं बाजार में, हमारे राज प्लाजा बाजार है, यहाँ एक आईटी सेक्टर कहा जाता है, यानी कंप्यूटर की आइटम्स आपको मिलेंगी, एक्सेसरीज मिलेंगी, मोबाइल की एक्सेसरी मिलेंगी, मोबाइल मिलेंगे। आप तमाम दुकानों पे आप जाइए, आप देखेंगे दुकानें तो हैं, दुकानदार बैठा है, लेकिन ग्राहक नदारद है। ग्राहक कहाँ है?
ग्राहक घर बैठे जो है मोबाइल चला करके ऑनलाइन खरीदारी कर रहा है। जो दुकानदार यहाँ हमारे 80 के करीब दुकानदार हैं भाई जो हैं, जो अपने अपने काम चला रहे हैं, उन 80 यानी परिवार पल रहे हैं, और उनके यहाँ जो स्टाफ काम कर रहा है, तो सबके यहाँ आप एवरेज दो भी आप स्टाफ मेंबर लगा लीजिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों लोगों को ये लोग रोजगार दे रहे हैं। लेकिन अंतोगत वो पैसा कहाँ से दिया जाएगा? जब ग्राहक की एंट्री होगी। ग्राहक जो है वो ऑनलाइन की तरफ जा रहा है। सरकार को निश्चित रूप से सोचना चाहिए, जो छोटा व्यापारी वर्ग है इसको किस प्रकार से राहत दी जाए। जो ग्राहक है बजाय ऑनलाइन की वो दुकानों पर जाए और दुकानदारों से सामान ले। दुकान खुलती है सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक, और ऑनलाइन 24 घंटे। वो यहाँ आता है, यहाँ मोबाइल पसंद करता है, बाकी चीजें देखता है, रेट देखता है, और खरीदारी करने के लिए वो ऑनलाइन चला जाता है। वहां पर उसको कार्ड स्वैप करने में भी उसको कैशबैक मिलता है, कई स्कीमें मिल जाती हैं, लोन मिल जाता है। लेकिन दुकानदार जो बेचारा सुबह से शाम तक बैठ के पिस रहा है, तो मैंने आपसे कहा ना, मर रहा है व्यक्ति, आम आदमी, छोटा व्यापारी, छोटा उद्योगपति, मझोले जो हमारे उद्योग हैं। बड़े बड़े उद्योग तो पल ही रहे हैं, सरकार उनको राहतें भी देती है, टैक्सों में छूट भी देती है, और छोटे व्यापारियों के लिए कोई किसी रूप में छूट नहीं है, ना टैक्स की छूट है, ना इनकम टैक्स में छूट है। और जैसे अभी मेरे भाई ने भी कहा, जिस प्रकार आप ट्रांजेक्शन कर लें, मोबाइल आज की तारीख में 20-50 हजार से कम मोबाइल ही नहीं है। आपने महीने भर में जो अगर कुछ ट्रांजेक्शन करी तो वो 10-20 लाख तो वैसे ही ट्रांजेक्शन इतनी बढ़ जाती है। आप साल भर में देखेंगे तो करोड़ों में ट्रांजेक्शन। अगर लेकिन जब उसका मुनाफा देखेंगे तो मुनाफा तो बेचारे को लाखों में, क्या है, 2-4 लाख रुपए भी मुनाफा नहीं हो पाता। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि आम आदमी को राहत कैसे मिले, दुकानदार को राहत कैसे मिले। और मैं यकीन से कहता हूं, अगर आप दुकानदार को राहत देंगे, वो दुकानदार राहत अपने तक नहीं लेगा, वो अपनी राहत को ग्राहक तक पहुंचाएगा, और निश्चित रूप से उससे क्या होगा कि आम आदमी को राहत मिलेगी। सरकार को थोड़ा सा आम आदमी के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा दादा, आप बताइएगा क्या कुछ इस समय होना चाहिए बजट के लिए, ताकि वो चीजें आप लोगों के जरिए दूसरों तक भी पहुंच सके, यानी आम आदमी भी राहत महसूस कर सके। सर, मैं तो सरकार से बस ये उम्मीद करूंगा कि जो सर्विसेज हम लोग आम आदमी तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उसमें आज की डेट में सबसे ज़्यादा हर कोई आज की डेट में लोन के थ्रू या फिर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू, मतलब इसके थ्रू ही बाय करते हैं। आज की डेट में कैश किसी के पास नहीं है जो कैश में कुछ चीज़ बाय करते हैं। ज़्यादातर 90% हमारे प्रोडक्ट EMI पे बिकते हैं। बट हमारे साथ दिक्कत कहाँ आ जाती है, हमारे यहाँ जो पॉस मशीन है, या आज की डेट में UPI को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, UPI तो है मगर उसके UPI पे चार्जेस MDR बहुत ज्यादा है, 2.7 लग जाता है कितनी बार। अब हाँ, क्रेडिट कार्ड UPI यूज करते हैं या अदर कोई और सोर्स जिसके थ्रू वो अपना EMI लेना चाहते हैं, तो उस पर हमारे यहाँ जो अमाउंट आता है उस पर एक एक्स्ट्रा बर्डन हम पे ये हो जाता है कि उस पर MDR चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं हमें, जिसकी वजह से जो हमारा मार्जिन है गवर्नमेंट की नज़रों में तो दिखता है कि वो 0.5 मतलब 5%, 10% इस टाइप का। लेकिन हम आज की डेट में जो हमारा मार्जिन बचा है वो पॉइंटों में रह गया है। हम 0.5 से लेके 0.8 मैक्स टू मैक्स 1% पे बिजनेस कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट तो बड़े होते चले जा रहे हैं, MRP बढ़ती चली जा रही है, GST उस पर 18% लगता चला जा रहा है, मगर मार्जिन हम लोगों का, छोटे दुकानदारों का खत्म होता जा रहा है। तो बस मैं ये उम्मीद करूंगा कि जो सर्विसेज हमसे चाहती है गवर्नमेंट की, हम UPI से ट्रांजेक्शन लें, कार्ड से ट्रांजेक्शन लें, तो उस पर MDR कम हो, उसका बर्डन हम पे कम होगा, तो हम वो सर्विसेज लोगों को, आम आदमी को सर्व कर पाएंगे। ये व्यापारी थे, जो व्यापारी यानी आम आदमी से सीधे जुड़े हुए हैं। इन लोगों की सीधी मांग है कि उनकी तरफ सरकार का ध्यान जाए, खासतौर पर जो व्यापार वो कर रहे हैं, जिस व्यापार से आम जुड़ा हुआ है, यानी खास नहीं आम आदमी जुड़ा हुआ है, उस व्यापार पर जो टैक्सेज पड़ रहे हैं, जो चीजें उन पर लग रही, लागू हो रही, उस पर रियायत उन्हें दी जाए, ताकि उस रियायत से वो दूसरों को भी लाभ देने का काम कर सके, उन्हें भी राहत दे सके। अब देखना यही होगा कि केंद्र सरकार के इस आम बजट में क्या कुछ इन व्यापारियों के लिए निकल कर आता है, जिससे आम जनता को भी राहत मिल सके और इनको भी राहत मिल पाए। कैमरामैन रसूलुल्लाह साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि STF एंटी नारकोटिक्स यूनिट ने नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। थाना किच्चा पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में आपको बता दें, अभियुक्त शहनवाज उर्फ मामू के रिकॉर्ड तोड़ 1 किलो 33 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 3 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें, STF के अनुसार शहनवाज कुमाऊं में हेरोइन का बड़ा सप्लायर है और यह यूनिट लगभग 2 साल से इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी चेतावनी भी दी गई है।
तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को लगातार 9वीं बार केंद्र बजट पेश करेंगी। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसके चलते वे भारत के निरंतर इतिहास में सबसे लंबे समय तक वित्त मंत्री रहने वाली मंत्री बन जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस उपलब्धि को सराहा है और ये घटना भारत के संसदीय इतिहास में दर्ज हो जाएगी। सीतारमण ने 31 जनवरी 2026 को अपने कार्यकाल के 6 साल और 8 महीने पूरे किए हैं। वहीं 1 फरवरी को वे लगातार 9वां बजट जो है वो पेश करेंगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय सीतारमण जी को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं और एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है कि 9वीं बार वो वित्त मंत्री की हैसियत से केंद्रीय बजट प्रस्तुत कर रही है। साथ में एक रिकॉर्ड और बन रहा है कि रविवार के दिन, यानी कि सब लोग जानते हैं कि रविवार छुट्टी का दिन होता है, तो रविवार के दिन भी उन्होंने बजट प्रस्तुत किया। और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश की हमारी इच्छाएं हमेशा रहती है, आप जानते हैं जब मैं वित्त मंत्री था तब भी मैंने वो मांग की थी और वो मुझे लगता है कि वर्तमान की भी हमारी आज के भाव हैं कि हमारे यहाँ जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य में बहुत सी अपेक्षाएं केंद्रीय बजट से हमें रहती हैं। जैसे हमारे यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत यहाँ पे आती है, उसमें हमारा जो आबादी है लगभग 1.25 करोड़ और हमारा अनुमान ये रहता है कि लगभग 5 से 6 गुना लोग हर वर्ष, चाहे वो पर्यटन दृष्टि से, चाहे धर्म की दृष्टि से या अन्य दृष्टि से हमारे इस प्रदेश के अंदर आते हैं। उसके कारण हमें व्यवस्थाओं के लिए जो अपेक्षा बजट में रहती है उसका आज भी हमारा भाव रहता है कि उसमें हमें कुछ मिलेगा। साथ में आप ये देखिए कि जो हमारा हिमालयी प्रदेश हम लोग कहते हैं इसको, तो कुछ आवश्यकताएं इस प्रकार की रहती हैं कि जो हमारा प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, उन अपेक्षाओं में भी हमारा भाव रहता है कि हमें केंद्रीय बजट में कुछ उसका लाभ मिले। साथ में आप ये देखिए कि उत्तराखंड अनेकों दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। कई बार उसके हमें पुरस्कृत भी हमारे राज्य को मिला है, तो उसमें भी रहता है कि हमें और प्रोत्साहन मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से सरकार को भी और सरकार के तमाम अधिकारियों को भी एक हिम्मत मिलती है कि और अच्छा हम लोग काम करें। हमने अनेकों क्षेत्रों में पूरे देश के अंदर कहीं हम पहले स्थान पे हैं, तो कहीं हिमालय राज्य में हम पहले स्थान पे हैं, कहीं दूसरे स्थान पे हैं। और इसके साथ साथ अब हमारे यहाँ कुंभ आने वाला है। कुंभ की दृष्टि से भी तो, चूँकि ये तो एक ऐसा आयोजन है जहाँ आप देखिए कि अभी जो कुंभ हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ और वहाँ 66-67 करोड़ लोगों का वहाँ आवागमन हुआ। और हम उम्मीद कर रहे हैं इस बार यहाँ भी, चूँकि ऋषिकेश, हरिद्वार और इस पूरे कुंभ क्षेत्र में पहले से ये हमारा देवभूमि है, पहले से ही हमारे यहाँ गंगा जी यहीं से और आगे की तरफ बढ़ रही है, तो यहाँ तो बहुत से लोगों का आना रहता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बार व्यवस्थाओं की दृष्टि से उसमें भी बजट में प्रावधान हमें मिले ताकि कुंभ हमारा बहुत अच्छे ढंग से यहाँ हो सके। और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ, चूँकि आप देखिए जो पर्यावरण की दृष्टि से हम बात करें तो 71% वन हमारे यहाँ है। पूरे देश को ऑक्सीजन देने का काम यदि मैं कहूँ तो हमारा प्रदेश कर रहा है। कई जगह तो वन की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है हमारे यहाँ। तो जानिए कि आज वन का लाभ, यानी कि हर वर्ष हम जो पौधे भी लगाते हैं, पौधारोपण करते हैं, हमारे यहाँ तो खुद 16 जुलाई से हरेला पर्व मनाया जाता है, एक उसको त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो उसमें भी यदि हमें कुछ प्रोत्साहन मिलेगा तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए बहुत लाभकारी होगा। और वैसे तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने ज्ञान शब्द का इस्तेमाल किया था, GYAN, जी का मतलब गरीब, Y का मतलब युवा, A का मतलब अन्नदाता यानी किसान, एंड फॉर नारी, तो ये चारों सशक्त हमारे स्तंभ हैं जिसके माध्यम से यदि हमें भी उसमें लाभ मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से उत्तराखंड को लाभ मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप देखते रहें और बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर।